कोपरनिकसीय क्रांति आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। सिगर कोपरनिकस रेवोल्यूशन। अब इसको कोपरनिकसीय क्रांति क्यों बोला गया है, इसका कारण क्या है, उसका कारण अभी आगे आपको पता चलेगा। कोपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है सोलर सिस्टम को डिस्कवरी करने वाले, ये बताने वाले कि सारे ग्रह जो हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं दुनिया के अंदर, आज बताया जाता है ना कि 9 प्लैनेट्स हैं या 8 प्लैनेट्स हैं। तो जितने प्लैनेट्स हैं वो चारों तरफ घूमते हैं सूरज के। और ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले थे कोपरनिकस। इन्होंने बोला था कि अर्थ जो है, अर्थ जो धरती है, ये सूरज की तरफ चारों तरफ घूमती है। और इसको बोले जाते हैं कोपरनिकस की क्रांति। कोपरनिकसीय क्रांति आपकी बुक में ये लिखा होगा। तो इसको कोपरनिकसीय क्रांति बोला जाता है जब कोपरनिकस ने बताया कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लो एनसीईआरटी में बुक में 3 वैज्ञानिकों के हम नाम लेने वाले हैं। एक आपको देखने को मिलेगा कोपरनिकस, एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर न्यूटन, एक देखने को मिलेगा गैलीलियो, और इसके अलावा एक आपको देखने को मिलेगा केपलर। मैं ध्यान से नामों को आप याद कर लेना, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो और इसके अलावा न्यूटन के नाम लेने वाले हैं। तो यूरोप में जो है 13वीं सदी तक, 14वीं सदी तक यह माना जाता था कि मनुष्य पापी है, और इस पर वैज्ञानिकों ने फिर बाद में आपत्ति की। ध्यान देना मेरी बात पे। जो चर्च था, चर्च का लोगों पर बहुत प्रभाव था, और चर्च ने लोगों के दिमाग में यह भर रखा था कि तुम जो इंसान हो, जितने ईसाई हो, तुम सब पापी हो। लेकिन वैज्ञानिक जो थे उन लोगों ने एक अलग दृष्टिकोण से चर्च पर उंगली उठाई थी। ध्यान देना, यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, खगोल का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, ग्रह, ब्रह्मांड, इन क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। मार्टिन लूथर, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, उसी के समय में कोपरनिकस का जन्म यूरोप में हुआ, जो कि कोपरनिकस का जन्म यूरोप में हुआ। और उसने एक सिद्धांत दिया था जिसमें कि बताया उसने कि धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, न कि सूरज जो है धरती के चारों तरफ घूमता है। और ये उसने बहुत बड़ी थ्योरी दी थी, ये काम था कोपरनिकस का। तो यूरोप के ईसाई यह मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है, द अर्थ इज फुल ऑफ सिंस, और पाप इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी एक ही जगह में स्थिर है, और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट्स घूम रहे हैं। आवाज यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूरोप में जब 14वीं सदी तक का समय था तो यूरोप में अंधविश्वास बहुत थे। तो ईसाई लोग यह मानते थे, यूरोप के बेचारे अंधविश्वास में फंसे हुए थे, कि जो पूरी पृथ्वी है वो पाप से भरी हुई है, और इतना पाप है धरती में कि वो स्थिर है। तो ध्यान देना, धरती स्थिर है, यह ईसाइयों का मानना था। और ये धरती जो है, जो पृथ्वी जो है, ये ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, यानी पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये, उसके बीच में पृथ्वी स्थिर हो रखी है, बीच में ब्रह्मांड के। और पृथ्वी के चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी जो है, अगर सेंटर में पृथ्वी को रख दें ईसाइयों की परंपरा के अनुसार, तो पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते थे। ऐसा मानना था ईसाइयों का यूरोप में कोपरनिकसीय क्रांति से पहले। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति अब होगी जब कोपरनिकस अपनी थ्योरी देगा। अब कोपरनिकस कौन है? कोपरनिकस यूरोप के एक प्रसिद्ध विद्वान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने यह घोषणा की कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी समेत सारे ग्रह, जितने ग्रह हैं सोलर मंडल में, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, वह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने बताया था कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी के अलावा जितने ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स, मार्स हो गया, इसके अलावा जुपिटर हो गया, जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, अर्थ भी, वह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, न कि ग्रह जो है धरती की तरफ घूमते हैं। ये कोपरनिकस ने कहा था। इसे बोलते हैं कोपरनिकसीय क्रांति, कोपरनिकन रेवोल्यूशन। कोपरनिकस जो कि खुद एक ईसाई थे, जिनकी ईसाई धर्म में आस्था थी, उनको ये डर लगता था कि ईसाई धर्म में अगर वो यह खोज सबको बता देंगे तो ईसाई धर्म के जो कट्टर चर्च के लोग हैं या कट्टर धर्म के अधिकारी हैं, जो हमारे जो चर्च में बहुत अंधविश्वास जो फैला हुआ है, वो प्रतिक्रिया देंगे और उससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है।
तो कोपरनिकस ने अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनबिस, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण, को प्रकाशित नहीं कराना चाहा। और बाद में जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने इसकी पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है जिस किताब को हाथ से लिखा जाए, और जो आदमी काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ लिखता है उसको पांडुलिपि कहा जाता है, वो हाथ से लिखी जाती है। तो उसने अपनी ये पांडुलिपि जो थी कोपरनिकस ने अपने फॉलोवर, अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। ध्यान देना, कोपरनिकस बहुत डरे हुए थे कि अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि सूरज जो है धरती के खिलाफ नहीं, चारों तरफ नहीं, बल्कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो चर्च वाले मुझे मारेंगे, मेरी जान को खतरा होगा, मेरा विरोध किया जाएगा। इसलिए बेचारे मरते दम तक इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी द रिवोल्यूशन विस नाम की किताब को इन्होंने प्रकाशित नहीं करवाया, और मरते समय अपने शिष्य को उन्होंने वो किताब दी। बाद में जब इन विचारों का फैलाव हुआ तो लोगों को शुरू शुरू में तो बुरा लगा, क्योंकि चर्च ने तो फैला रखा था कि जो है सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, तो कोई कैसे स्वीकार कर लेता कोपरनिकस की नई बात को। तो धीरे धीरे यूरोप में लोगों को समय लगा। खैर, कोपरनिकस के मरने के काफी समय बाद, यानी आधी शताब्दी के बाद, यानी कोपरनिकस के मरने के लगभग 50 साल बाद लगभग जो है, एक खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री मतलब एस्ट्रोनॉमर, जो प्लैनेट्स का, यूनिवर्स का रिसर्च करते हैं, उसका नाम था जोहानस कैपलर। जोहानस कैपलर फिजिक्स में भी बहुत फेमस है। तो जोहानस कैपलर या जी कैपलर, जो कि जिनका जन्म 1571 में हुआ था, 1630 में इनकी डेथ हुई थी। और इसके अलावा गैलीलियो गैलीली, यानी जिनका नाम फेमस है गैलीलियो। तो गैलीलियो और जोहानस कैपलर ने अपने आर्टिकल्स से लिखा कि जो धरती है वास्तव में सच बात है कि वह सूरज के चारों तरफ घूमती है। इन्होंने भी, गैलीलियो ने भी और कैपलर ने प्रूफ कर दिया। खास तौर पर जो कैपलर है उसने तो ग्रहों की गति के नियम, द रूल्स ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, कैपलर ने दिए थे। बाद में उसने बताया कि वह ग्रह जो है गति मान है, सूरज की तरफ ज़्यादा घूमते हैं, कैपलर ने ऐसा बताया था। और गैलीलियो ने भी ऐसी प्रकार से ग्रहों से संबंधित नियम दिए। तो इन लोगों ने, विद्वानों ने बता दिया कि जो है, अपने लेख इन्होंने लिखे थे और इन्होंने बता दिया कि जो है स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। आवाज सुनाई? हाँ, गैलीलियो का नाम, गैलीलियो दुनिया में वो आदमी है जिसने बताया था कि जो कोपरनिकस है, जिसने ये बताया था कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, न कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है। तो कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था गैलीलियो ने बाद में। और गैलीलियो ने बोला कि हाँ, ये सच बात है कि सारे ग्रह और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो ये बात चर्च के लोगों को बहुत बुरी लगी। गैलीलियो को बाद में बहुत परेशान किया, और गैलीलियो को ही बाद में जो है खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में बड़े अच्छे इज्जत से नाम लिया जाता है इनका। और कहते हैं कि इन्होंने जो है टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, यानी कि जिसे हम बताते हैं कि वो इटली के रहने वाले थे। ये दूरबीन का आविष्कार करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर इनको माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जब गैलीलियो ने, कैपलर ने और कोपरनिकस ने ये बातें कही, तो जो चर्च लोगों को यह कहता था कि तुम जाओगे स्वर्ग में, तुम्हें स्वर्ग में जाएंगे, सीट दे देंगे, मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम हमें पैसे दो। तो यहाँ पर इन्होंने स्वर्ग और नर्क का तो सिद्धांत ही समाप्त कर दिया, गैलीलियो, कैपलर, कोपरनिकस आदि ने। क्यों? क्योंकि लेख, आर्टिकल्स जो ये लिखते थे उसमें बताते थे कि दुनिया में बहुत सारे अभी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वो जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों के मन से कहीं ना कहीं चर्च का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया। लोग साइंटिफिक सोच की तरफ जाने लग गए, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाने लग गए। ध्यान देना इस बात पे। तो स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त करने वाले गैलीलियो और जोहानस कैपलर। आगे देखोगे, कैपलर ने अपनी बुक, अपने ग्रंथ, अपने जो इनकी बुक थी जिसका नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री बुक लिखी थी कैपलर ने, जिसका हिंदी में मतलब है खगोलीय रहस्य। इसमें उसने यह समर्थन किया कि कोपरनिकस की बात बिल्कुल सही है, और उसने बोला कि सूरज, सन सेंटर्ड सोलर थ्योरी को इसने और लोकप्रिय बना दिया। कैपलर ने बोला कि सूरज जो है ये सेंटर में है। ध्यान देना, कैपलर ने बोला दुनिया में आविष्कार हो रहा है कि सूरज सेंटर में है, और सूरज के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ जो है जितने प्लेनेट हैं, अब जितने भी हैं, 9 हैं या 8 हैं आज की डेट में, तो अर्थ हो गया, चाहे जुपिटर हो गया, चाहे मार्स हो गया, चाहे मिनर्वा हो गया, जितने भी ग्रह हैं, ध्यान देना, आज जितने भी ग्रह हैं सूरज के चारों तरफ, वो एलिप्सिस, एलिप्सिस में घूमते हैं, न कि वृत्त में, यानी दीर्घ वृत्ताकार। सूरज के चारों तरफ
सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, न कि वृत्ताकार, यानी सूरज केंद्र में तो है लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक के बाद एक सटे हुए हैं ग्रह और उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, नहीं, सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह घूमते हैं। तो अपनी अपनी एक उनकी ऑर्बिट बनी हुई है ग्रहों की और उसके अकॉर्डिंग वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ये थ्योरी दी थी आपके केपलर ने, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। फिर बाद में गैलीलियो ने अपनी बुक द मोशन, नोट कर लेना, द मोशन, द बुक इज रिटन बाय द गैलीलियो द फेमस एस्ट्रोनॉमर। गैलीलियो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मोशन, दूरबीन का आविष्कार, टेलीस्कोप का इन्वेंशन भी किया था। गति नाम की बुक में इन्होंने बताया कि जो दुनिया में जो प्लैनेट्स हैं या यहाँ पर मूवेबल है, अर्थ मतलब प्लैनेट्स घूमते हैं, ब्रह्मांड में ग्रह घूमते हैं, ये सब इन्होंने मोशन के थ्योरीज दी। तो और बाद में जाकर के ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में या विज्ञान में, बाद में इस क्रांति में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी खोजा गया, जिसका काम है न्यूटन ने जो दिया था। अब यानी सारे जो प्लैनेट्स हैं जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, इनके अंदर अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अपना अपना कोई फोर्स होता है जिससे उचित टिके हुए हैं ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर देना, न्यूटन ने बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी दी थी और धीरे धीरे करके विज्ञान जगत में क्रांति आ गई। अब न्यूटन की थ्योरी सबको मालूम है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एक सेब उस पेड़ से नीचे गिरता है। तो न्यूटन ने सोचा कि भाई धरती की तरफ ही यह सेब क्यों गिरा। तो लोगों ने तो बोला कि धरती की तरफ ही आएगा, कहाँ जाएगा, लेकिन न्यूटन ने बोला नहीं, यह कोई फोर्स है, यह फोर्स है, यह बल है, यह कोई खींचने वाली ताकत है, एनर्जी है, और इसी को कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने साइंस में एक बड़ा इन्वेंशन कर दिया था जब उन्होंने बताया कि धरती का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर चीज को आसमान से धरती की तरफ खींचता है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने बताया। तो ये भी एक इन्वेंशन था और इस प्रकार से इस पूरे टॉपिक को हम कह रहे हैं कोपरनिकसीय क्रांति, जो कोपरनिकस के आविष्कार करने के बाद शुरू होती है। तो आपका प्रश्न आएगा कोपरनिकसीय क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको 4 बिंदु लिखने हैं, कोपरनिकसीय क्रांति और कोपरनिकस, फिर केपलर, फिर गैलीलियो, फिर उसके बाद आएगा आपका न्यूटन, और इन चारों का कंट्रीब्यूशन आपको लिख देना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। आवाज सुनाई दे रही है? तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा कोपरनिकसीय क्रांति, कोपरनिकसीय क्रांति को पढ़ने के बाद हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर 4 नाम आएंगे टॉपिक के अंदर। एक नाम आएगा कोपरनिकस का, इन्होंने क्या इन्वेंट किया। दूसरा नाम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा जोहानस केपलर का, इन्होंने क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। गैलीलियो गैलीली का, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपका विज्ञान जगत में क्रांति, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। इस प्रकार से 4 पॉइंट आपके सामने हो जाते हैं। तो इन चारों व्यक्तियों के बुक्स के नाम आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं इस नोट में। और ये कोपरनिकसीय क्रांति यूरोप के अंदर जो है बहुत बड़ा एक बदलाव लाती है, जिससे लोगों की रुचि जो है विज्ञान में आ जाती है और लोग अब नई सोच से परिचित होते हैं कि नहीं, दुनिया के अंदर धरती जो है सूरज की चारों तरफ घूमती है और अन्य ग्रह भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, न कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नई थ्योरी है और इस तरह से यूरोप में नया विचार, नए थॉट्स, विज्ञान, तर्क को आगे बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।